तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम सभी को। वापस से स्वागत है आपका आईमेट फाउंडेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई नो पिछले 2 हफ्तों में वीडियोस कुछ कम पड़ी हैं, बट अपना प्यार बरकरार रखे रहिए, हमें प्यार देते रहिए ताकि हम वीडियोस डालते रहें। तो लास्ट वीडियो के पहले मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि सर 1 शॉट वीडियो डालिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ 1 शॉट हों ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो हमारे वीडियो को सबसे पहले एक लाइक दें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फाइनल पार्ट। तो लास्ट टाइम तक हमने नॉन्स्ट इक्वेशन तक की कहानी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। देखिए बच्चों, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। इसमें ज़्यादा तो आपको पढ़ना नहीं है, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ना होता है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यही फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का। ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, जहाँ पे डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एफ फैराडेज कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कोलम। ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होती है क्योंकि नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एक फॉर्मूला जो नॉन्स्ट इक्वेशन में हमने छोड़ दिया था, ये यहाँ पे कई बार एन और सी एन प्लस का जो कंसंट्रेशन है इसकी जगह हम डायरेक्ट रखते हैं केसी। केसी आखिर क्या होता है? सॉरी, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जैसे A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो Kc होता है रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ C एंड D, मतलब प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 n इंटू लॉग Kc। तो इससे कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन एंड मेजरमेंट। तो क्वेश्चन पहला ये आता है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी एक्चुअली, कंडक्टिविटी होती क्या है। तो बच्चों आप सबने रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा, आपने फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। तो आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी भी चीज को कोई रोकता है मूव करने से, जाने से, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्या चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके आयन आगे कंडक्ट हो सके, और उसी चीज को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है, वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। जिस भी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। अगर हम किसी को रोक ज्यादा रहे हैं तो जाने वाले लोग की नंबर कम होगा। आइए देखते हैं इस बात को। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसको हम रोला भी कहते हैं, जिससे हमें उसको याद करने में बड़ी आसानी होती है। जहाँ पे R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और A एरिया है। जैसे ही हम इस फॉर्मूला 1 को इन्वर्स करते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई रो इंटू A बाई L। L बाई A जहाँ पे सेल कांस्टेंट होता है, और ये फॉर्मूला कन्वर्ट होकर हो जाता है G इक्वल टू कप्पा, इसको कप्पा कहते हैं, A बाई L। 1 बाई आर कन्वर्ट हो जाता है G में, G जो कि होता है कंडक्टेंस। 1 बाई रो कन्वर्ट हो जाता है कप्पा में जो होता है कंडक्टिविटी, और यूनिट इसकी होती है ओम इनवर्स, मो या सीमेन। तो यही फॉर्मूला है आपका कंडक्टेंस का, जो कि इसका इन्वर्स करने से आता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में हम जहां भी बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे? कंडक्टेंस की करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि उतना इजीली वो करंट को और चार्ज को पास करने देगा। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को हम 2 पोटेंशियल के बीच में रखेंगे तो वो आयंस मूव करेंगे, और वो आयंस कितनी तेजी से मूव करते हैं, क्या करते हैं, उसी की बात हम आगे करने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी अगर हम सेम पोटेंशियल पे बात करें, if we talk about same potential, तो किन चीजों पे डिपेंड करती है बच्चों? सबसे पहला साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है, और दूसरा चार्ज ऑफ आयन पे डिपेंड करती है। मान लीजिए
इनिशियली दो प्लेट्स हैं जिन दोनों का पोटेंशियल +1 और +1 है। इस केस में जो बीच में चार्ज है वो कहीं मूव नहीं करेगा, पर जैसे ही हम एक का भी पोटेंशियल चेंज करते हैं, इसका मान लीजिए -2 करते हैं, तो अब पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया तो अब चार्ज मूव करेंगे, दोनों करेंगे, पर कौन सा ज्यादा बेटर तरीके से मूव करेगा? जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो तेजी से मूव करेगा। तो चार्ज ऑफ आयन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात साइज ऑफ आयन, जो साइज में छोटा होगा वो भी इसलिए मूव करेगा। अब आप सिंपल सी बात समझिए, अगर यहाँ पे हम खड़े और एक सुमो रेसलर खड़ा है, अगर आपको किसी को ढकेलना है, किसी को हटा के आगे बढ़ना है, तो आप किसको हटाएंगे? सुमो रेसलर को हटाने का तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि हम इजीली अपने आप को पतला महसूस करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हमें आप इजीली आगे ढकेल सकते हैं सुमो रेसलर के मुकाबले, है ना। तो वैसे ही आयंस की भी बात यही होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास 3 आयन है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? तीनों पे चार्ज सेम है। जब चार्ज सेम रहेगा तो हम किसको देखेंगे? साइज को देखेंगे। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? रुबिडियम, फिर पोटेशियम और फिर सोडियम का होता है। ये साइज का ऑर्डर दिया है। तो सबसे इजीली कौन मूव करेगा? सोडियम मूव करेगा, फिर पोटेशियम करेगा और फिर रुबिडियम करेगा। मोटापे की बात हो रही है यहाँ पे, चामड़ी सुधा है। वैसे ही अगर हम चार्ज में डिफरेंशिएट करें और साइज भी देखें, एक जगह चार्ज हमने सोडियम पे प्लस रखा और मैग्नीशियम पे 2 प्लस रखा है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा है मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ आयन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, है ना। अब बात आई, लोग कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहता है? व्हेन यू कैन कैलकुलेट एंड गिव मी अ वैल्यू, आई विल बी वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हो जाता है। तो एक चीज आई, एक फंक्शन आया जिसको कहा गया मोलर कंडक्टिविटी, जिसको ग्रीक लैम्डा से दिखाते हैं, ग्रीक लैम्डा से। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा बाई सी। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट मोल। जहां पे कप्पा आपको पिछले पढ़ाया गया है कंडक्टिविटी होता है और सी कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। मोलर कंडक्टिविटी जब सेंटीमीटर क्यूब में इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कप्पा इंटू 1000 बाई सी हो जाएगा, और अगर हम मीटर क्यूब में लिखेंगे तो कप्पा इंटू 1000 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है? डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी विच इज कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप फॉर्मूला इन्वर्स करके देख लीजिए, देखिए ये फॉर्मूला है, अगर आप इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी इनटू सी इज इक्वल टू कप्पा। तो यहाँ पे क्या दिखा? कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर हमने कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन बढ़ाया इलेक्ट्रोलाइट का तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हमने कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पर यूनिट मोल की बात करता है। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा देंगे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में ही बात करता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई कष्ट हो नहीं रहा होगा बच्चों। अब सवाल आता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ये कहानी तो हमने आपको यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने सारे आयंस में टूट सके, जितने भी उसके पास आयंस है सब में टूट सके और इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट ऑन द अदर हैंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो पूरी तरीके से अपने आयंस में न टूटे। जैसे हमारा दोस्त है, मान लीजिए बहुत अच्छा दोस्त कैसे होगा? हमने उससे कहा भाई 500 की ज़रूरत है, उसके पास 500 था, उसने दे दिया, वो अच्छा दोस्त हो गया। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसे की ही बात हो, कई बार ज़रूरतें भी चेंज होती हैं। हम फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन का अंडर। और यहाँ पे जब ग्राफ बनाया गया तो दो लोगों को लिया गया, एसिटिक एसिड CH3COH और KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो देखा गया CH3COH का ग्राफ कर्व्ड है और पोटेशियम क्लोराइड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इससे एक फॉर्मूला आया, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A√C, और इसको कहा जाता है डिबाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। अब
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आखिर होती क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंसंट्रेशन होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तब आती है जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करने लगता है। कंसंट्रेशन जब जीरो अप्रोच करने लगता है तो जो कंडक्टिविटी होती है उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब उस कंडक्टिविटी पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा, है ना, और कंडक्टेंस एकदम जीरो अप्रोच करने लगेगा, तो उसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये आपसे कई बार डेफिनेशन में पूछता है। अब बात आती है ए क्या होगा यहाँ पे। अब ए डिपेंड करता है कौन सा कंपाउंड है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसके लिए ए की वैल्यू +1 और -2। आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए ग्राफ कर्व होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी बच्चों, ठीक है? यहाँ तक कोई कष्ट नहीं आपको। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हमने बात की तो एक लॉ आया, कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये उसकी मोलर कंडक्टिविटी की बात करता है। क्या कहता है ये कहता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिपेंड करेगा उसके आयंस के कंसंट्रेशन, उसके आयंस के कंडक्टिविटी पे। जैसे कि इस रूम में अगर 100 लोग हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इस रूम का जो वेट होगा वो हम 100 लोग के वेट का सम होगा। तो वैसे इसमें यही बात कही। जैसे कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? कैल्शियम की कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन की कंडक्टिविटी इंटू 2 टाइम्स। इंटू 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो कोलराउश लॉ बच्चों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन कोलराउश लॉ बाय गिविंग एन एग्जांपल। इसका न्यूमेरिकल भी होता है, जल्दी हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे, थोड़ा सा कोर्स को फास्ट करा दिया जाए फिर हम न्यूमेरिकल पे भी पढ़ेंगे। पर अब बात आती है व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने एक बात सीखी। क्या सीखी? दे डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। दे डोंट डिसोसिएट कंप्लीटली, पूरी तरीके से नहीं। मतलब इनका अल्फा होगा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों क्या होता है? अगर कोई कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें से कितना % वो ब्रेक कर पा रहा है, इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, है ना? आइए इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है ए जो ब्रेक किया A+ और B-, ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना ब्रेक कर पाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, 11th में इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है? तो अगर ए का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसका 0 है, 80 है, इन दोनों का 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो प्रोडक्ट तो रहता ही नहीं है। आफ्टर सम टाइम ये कितने हो जाएंगे? C-अल्फा और C-अल्फा। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि जितना कंसंट्रेशन था उसका कितना % ये ब्रेक किया, कितना % ये टूट रहा है। तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन C था, ये 70% तक ब्रेक हुआ, तो ये आया कितना? C × अल्फा, और ये बचेगा कितना? C - Cl, ठीक है? अब अगर हमें K की वैल्यू निकालनी होगी तो K क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट C-अल्फा × C-अल्फा अपॉन C - C-अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? C² अल्फा स्क्वायर इंटू C कॉमन 1 - अल्फा। एक C से एक C तेल लेने, तो C-अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा, ये आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक और फॉर्मूला होता है जहां हम मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, देखने में सुंदर लगता है। रिलेशन विथ मोलर कंडक्टिविटी, रिलेशन विथ मोलर कंडक्टिविटी यहां लिख देते हैं।
क्योंकि हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं तो आपको देर से कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं इंडिया के जीतने का। हम सभी बहुत खुश हैं कि इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत गई, बट हमारे 3 इम्पॉर्टेंट और फेवरेट प्लेयरों ने रिटायरमेंट ले ली। बहुत दुख की बात है, पर ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, सो लेट्स सी। इसका फॉर्मूला बच्चों हो जाता है अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फैराडेज लॉ। फैराडे ने 2 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। बहुत ही दो सिंपल लॉ है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल होते हैं, आप कर सकते हैं बिना किसी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानी के। फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा बच्चों? फर्स्ट लॉ में इन्होंने कहा कि मास डिपॉजिटेड एट कैथोड is directly proportional बच्चों जल्दी ही देखिए, आपका सपोर्ट रहा तो हमारा मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो शायद ये बाल कट जाए। आप हेल्प कीजिए हमारी। प्रोपोर्शनल चार्ज passing through it, इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा m is directly proportional to q, m is directly proportional to q, mass deposited is directly proportional to charge। जैसे ही ये हटेगा तो क्या आ जाएगा? m is equal to एक कांस्टेंट आता है हमेशा, वो कांस्टेंट आएगा z और q की वैल्यू हो जाएगी i2। ठीक है, m is equal to z i2, ये आपका फॉर्मूला है। अब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर z क्या है? तो z इज इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट इक्विवेलेंट मास आपको बताया जा चुका है चैप्टर 1 में, आप उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा। इक्विवेलेंट मास अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम होती है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैं बता देंगे। अब सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा? सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या कहा बच्चों? सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा कि अंडर same potential temperature and also if electrolyte is same, अगर electrolyte भी सेम रहता है तो क्या होगा? जो चार्ज पास हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के, और उनका रेशियो भी सेम रहेगा। मतलब अगर पहली बार में जो चार्ज पास हो रहा है वो Q1 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 के, उसके इक्विवेलेंट मास, और दूसरी बार में अगर Q2 हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 के। इसका मतलब इसका रेशियो Q1/Q2 इज इक्वल टू E1/E2। ये इनका लॉ नंबर 2 था। अब यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास बता देते हैं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब इसके बाद बच्चों जो टॉपिक बच जाता है वो है बैटरीज आप पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, उसके अलावा भी एक और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खत्म होता है ये चैप्टर, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर को लेके वन शॉट में।
तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।